नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, जो कि एमडी ऑन्कोलॉजी हैं और इस समय वो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के अंदर होमेटो ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। आज हम लोग डॉक्टर सचिन से जानेंगे कि क्वांटम हीलिंग कैसे काम करती है और कैसे हम इसकी मदद से अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सचिन, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आपका जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, आपकी अप्रोच क्या है? आपके पास अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते होंगे, आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपकी जो अप्रोच है हीलिंग की, वो क्या है और वो कैसे काम करती है? धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। क्वांटम क्लिनिक के जरिए हम क्या अप्रोच से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि एज डॉक्टर जो हमारा मेन फोकस रहता है दैट इज ऑन फिजिकल हीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डॉक्टर्स इसीलिए ट्रेंड हैं कि हम फिजिकल बॉडी को स्वस्थ कर सकें दवाइयों के द्वारा या सर्जरी के द्वारा। और लाइक आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट, तो हमारे यहाँ पे मेन 3 थेरेपीज रहती हैं, लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का। बट ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये फिजिकल हीलिंग के लिए हैं। और जबकि हम जानते हैं कि जो स्वास्थ्य है उसमें फिजिकल बॉडी और मन और आत्मा भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम WHO की डेफिनेशन भी लें तो डेट इज ऑल्सो हेल्थ वाइज जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं एज डॉक्टर्स हम फिजिकल बॉडी को तो ट्रीट कर रहे हैं, बट मन और आत्मा पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं है। जबकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पीछे से आ रही हैं, विच आर कमिंग बिकॉज हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है या हमारी फीलिंग्स ठीक नहीं है। और बीमारियों का जन्म जो हो रहा है वो हमारी इमोशंस की वजह से हो रहा है, और ग्रेजुअली हमारी इमोशंस में गड़बड़ होने की वजह से सो देयर इज अ न्यूरो हार्मोनल इम्यूनिटी का एक एक्सिस है हमारी बॉडी में। जब हमारी इमोशनल डिस्टरबेंस हो रही है और हमारी फीलिंग्स ठीक नहीं है, तो उसके सिग्नल्स हमारे मास्टर ग्लैंड्स जो हैं ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड और देयर इज द लिम्बिक सिस्टम व्हिच प्रोसेसेस इमोशंस, वो इफेक्ट करता है हमारे ग्लैंड्स पे। और ग्लैंड्स उसी तरह के हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स जाके हमारी नर्व्स, हमारे बाकी जो उसके नीचे और ग्लैंड्स हैं उसमें और हार्मोन्स बनेंगे, और अल्टीमेटली इम्यूनिटी जो है, खराब इमोशंस की वजह से इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। इम्यूनिटी मतलब हमारा जो रक्षा कवच है, जो हमारे शरीर के जो खुद के सेल्स हैं बीमारियों से जो लड़ते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं या कहीं कमजोर पड़, और एक बार वो कमजोर पड़ गए तो कोई भी बीमारी हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वापस उसी एक्सेस में अगर हम वापस जाएं तो पीछे हमें अपनी इमोशंस और फीलिंग्स पे भी काम करना जरूरी है। सो अगर हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम करते रहेंगे, कंट्रोल कर लें कि आपने दर्द है तो दर्द की दवा देके दर्द को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, पर दर्द का कारण क्या है पीछे, उस कारण तक जाना है। उस कारण को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो दर्द होता रहेगा, राइट। इसी तरह से कोई भी बीमारी है, उसके पीछे की जो एक सीड है, सीड इश्यू है, जो पेशेंट है हमारा, वो बीमार ही रहता है, वो लगातार बीमार रहता है और अपनी बीमारी के साथ ही जीता रहता है। So our medicines are very good for symptom control. So as doctors, जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स का भी और पेशेंट्स का भी यही फोकस है कि हम फिजिकल बॉडी को ठीक कर लें। और हम ये भूल जाते हैं कि इसकी जो सीड इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स की जो जड़ है या उपज है, वो कहीं पीछे जाके हमारी मन की अवस्था, आत्मा की अवस्था में और हमारी इमोशंस और फीलिंग्स में उसकी रूट्स हैं। तो उसको वहां जाके ट्रीट करना भी जरूरी है, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम फिजिकल बॉडी के सिर्फ जो लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स हैं, उनको ही कंट्रोल करते रहेंगे। तो क्वांटम क्लिनिक में हमारा फोकस ये रहता है कि हम पेशेंट्स के साथ कुछ सेशंस लगाएं जिसमें कि उनके सीड इशू में जाने की हम कोशिश करें। सो सीड इश्यूज जो हैं किसी भी बीमारी के, वो बहुत वेरिड हो सकते हैं। वो हमारे बचपन से आ सकते हैं, जिंदगी में कोई करते रहे, या हमें प्रेम की कमी रही, वी डिड नॉट रिसीव इनफ लव और देयर वाज लैक ऑफ लव,
और समटाइम्स देयर कैन बी सम अब्यूज, स्पेशली लाइक सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी चोट करती हैं और कई बाद में जीवन में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और सो वी नीड टू डू इनर चाइल्ड वर्क एंड ऑल्सो लुक इनटू डीप इनटू द लाइफ। और कई बार इन सेशंस में जो जड़ें हैं वो पास्ट लाइफ तक जाती हैं। So we have to believe in reincarnation and those principles to understand this. So ये जड़ें बहुत पुराने जो जख्म होते हैं या जो स्कार्स हैं वो पिछली जिंदगी से भी आ सकते हैं। So कई तरह के जो पेन्स हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं और रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एंड बिकॉज ये कनेक्शन जो है ये कार्मिक कनेक्शंस जो चले आ रहे हैं इस जीवन से भी हो सकते हैं और कई और पिछले जीवन से भी हो सकते हैं। बट बहुत से ऑफ कोर्स डॉक्टर्स जो है और मॉडर्न मेडिसिन इन चीजों को बहुत ओपनली एडमिट नहीं करती है। बट इसका काफी आजकल एविडेंस है, देयर लॉट ऑफ बुक्स रिटन ऑन दिस कि कैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं चीजों के। तो हम उस हद तक भी इसमें जा सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को फॉरगिवनेस से काम करते हैं इन सेशंस में, तो उससे काफी डीप हीलिंग का जो है पेशेंट्स को अनुभव होता है और उसमें उनकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में, उनको कम करने में, उनकी पेन कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। राइट, that's very interesting, right? So as I can see, आप जो कन्वेंशनल मेडिसिन है जैसे आपने बताया भी कि हो सकता है बाकी मतलब जनरल नॉलेज डॉक्टर्स को हो सकती है, सब लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को हो सकती है, बट शायद वो उतना ज्यादा एडमिट करते नहीं, या कई बार ये भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते बिकॉज देयर इज अ सेट सिस्टम और शायद उसी मॉडल में सब लोग काम करने के आदी भी हो जाते हैं, शायद ये भी कारण हो सकता है। तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसकी अप्रोच को बेस बना के उसके साथ आपने आप कई स्टेप आगे गए और उसको एक पूरे डिफरेंट पैराडाइम में देख के और उसको एक साथ लाने की कोशिश की है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा आपने बताया कि हम इन चीजों को अलग अलग नहीं दे सकते, इसको पूरा एक होलिस्टिक सिस्टम की तरह हमें देख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये। इसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे अभी इंडिविजुअल्स हैं या फैमिलीज हैं, अलग अलग एज ग्रुप के फैमिली में लोग होते हैं, अब उसके अंदर बच्चे एक अलग तरह की आजकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ रहा है बच्चों को, एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, एक डिजिटाइजेशन हो गया है, वो एक अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों को। जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी डुअलिटी का जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो एक अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हुई और आज की डेट में उनको एक बिल्कुल नए तरीके के वातावरण में और उस चीज में रहना पड़ रहा है, और जो बड़े हैं उनके लिए तो और बड़ा चैलेंज है। और हम देख रहे हैं कि हर एक जनरेशन में एक अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो या क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस तो हैं ही है। ऐसे केस में डॉक्टर साहब आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि इंडिविजुअल्स, फैमिलीज क्या चीजों का ध्यान रखें? कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप, गाइडलाइंस हैं जो आप देना चाहेंगे इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, कि वो ध्यान रख सकते हैं, पेरेंट्स को वो जो कि अपने बच्चों के लिए जो ध्यान में रख सकते हैं उनकी परवरिश करते हुए, उनकी डे टू डे केयर करते हुए, उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये आपने एक बहुत डीप और अच्छा सवाल पूछा है। और जनरेशन गैप तो है ही है। जो चीजें लाइक हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखी थी वो हमें इजीली मिल गई थी, और हमारे बच्चों को अब और ऐसी कई सुविधाएं हैं जो बहुत कॉमन नहीं है। स्पेशली गैजेट्स हैं, इतना बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, और बहुत सारा एक्सपोजर है उनको इंटरनेट की वजह से, जो कि हमारे समय में इतना नहीं था। और ग्रेजुअली अब उनके लिए ये एक आम बात हो गई है इन सब चीजों का जो है, और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो कि हमें शायद बड़ों को पसंद नहीं है या हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो कहीं एक फाइन बैलेंस बनाना, जो चीजें हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट सो वी कैन नॉट से कि हम मोबाइल नहीं देंगे बच्चों को या उनको ये इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट इसको कैसे एक रूटीन में और एक डिसिप्लिन के साथ एक रेगुलेटेड वे में इस्तेमाल करें ताकि उसका नुकसान ना हो और ओवर एक्सपोजर ना हो। तो पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा एक डिसिप्लिन लेके आए उसमें कि कितना इसका इस्तेमाल करना है इन गैजेट्स का, और उस पे कुछ सिक्योरिटी कोड्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि कुछ ऐसी साइट्स वो ना देख पाए जो बच्चों के लिए उस समय उनके लिए अच्छी नहीं है।
एंड दूसरा मैं फोकस करना चाहूंगा डाइट पे। हमारी डाइट में बहुत ज्यादा एक जो जंक फूड है उसने एक बहुत डीप इम्पैक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लिविंग का जो है आज का जो मॉल वाली कल्चर है और फास्ट फूड वाली कल्चर है, उसमें जो ये चीजें मिल रही हैं, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं एंड बेकरी आइटम्स हैं, देयर लॉट ऑफ शुगरी आइटम्स। सो शुगर का, मैदे का और रिफाइंड फूड्स का, और उसमें ऑफ कोर्स इतने केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं पैक्ड फूड्स का, सो विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो सिंस आई एम अ डॉक्टर, सो इट्स माय ड्यूटी कि मैं हेल्थ पे फोकस करूं इसमें। जो हमारी डाइट है दैट शुड बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। जितना हम फूड को प्रोसेस करते हैं उतना ही उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन होती है, और उसमें जो शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट उसका बढ़ जाता है, विच इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एकदम से जो शरीर जाके और डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स और उसके साथ जुड़ी हुई और बीपी की प्रॉब्लम और सारी इस तरह की बीमारियां जो लाइफस्टाइल वो बढ़ती हैं। सो जितना हमारा खाना रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, उतना उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। और मोस्ट ऑफ दिस जंक फूड जो है, जो जिसमें जो मैदे से बनी चीजें हैं और जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, जो कि एकदम से हमारे ब्लड में, खाने के बाद ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाते हैं। और ज्यादा मात्रा में लेने से हमें डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा हो रही हैं। और इससे बचने का उपाय ये है कि हमें अपनी डाइट को रेगुलेट करना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना इसको समझना पड़ेगा। बिकॉज डाइट एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ का। रॉ चीजें, जितना हम नेचर के नजदीक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो रॉ चीजें जितना लेंगे, सो अवर डाइट शुड बी एज रॉ एज पॉसिबल। व्हेन वी से एज रॉ, मतलब जैसे कच्चे फल और सब्जियां, वो रॉ चीजें होंगी जिसको हम कि बिना पकाए हम सेवन कर सकते हैं, और वो एक नेचुरल फॉर्म में है। उसमें उसमें जो नेचुरल फॉर्म में उसके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जितना हम खाने को पकाते हैं बार बार, उतना ही उसको उसकी क्वालिटी डाउन होती है, विटामिन्स जो है नष्ट हो जाते हैं उसमें। सो उसकी जो ताकत जो है वो कम हो जाती है। सो फर्स्ट इज रॉ डाइट, कि हम फल सब्जियां लें, सैलड्स लें। उसके बाद हम रोटी सब्जी दाल चावल जो पका हुआ खाना है वो लें। और रोटी में भी जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा जो सेवन है, उसमें भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हमें मिलेट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि पिछले लगभग 4-5 डिकेड से राइस और व्हीट पे हमारी जो है बहुत ज्यादा रिलायंस हो गई है। उससे पहले हम देखते हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदरा, कुछ और जो मिलेट्स हैं, जो बाकी के जो ग्रेन्स हैं, ये काफी इस्तेमाल होते थे। और ये ग्रेन्स जो हैं, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है। इसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं, स्पेशली जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, बाकी धातु पदार्थ भी मिलेट्स में ज्यादा हैं, जो कि बीमारियों से लड़ने में और इम्यूनिटी बढ़ाने की, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो वो मिलेट्स कहीं बिल्कुल ही खत्म हो गए थे हमारी डाइट से, तो मिलेट्स को वापस लेके आना चाहिए। सो ना सिर्फ मिलेट्स हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। उसमें उसको उगाने में मेहनत भी कम है और पानी की मात्रा भी कम लगती है। सो वी मस्ट इंक्लूड मिलेट्स इन अवर डाइट एंड रिप्लेस व्हीट एंड राइस बाय मिलेट्स एज फार एज पॉसिबल। कुछ कुछ जो हमारे मील्स हैं उसको रिप्लेस करना हम शुरू करें। हमने खुद अपने घर में ये शुरू किया है। मिलेट से बनी रेसिपीज हम नई नई अपना रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। मिलेट्स की इडली भी बन रही है, डोसा भी बन रहा है, मिक्स्ड ग्रेन की रोटी भी बन रही है। तो ये सारी चीजें हम खुद कर रहे हैं और वैरायटी भी खाने में बढ़ रही है हमारी। दैट इज गुड फॉर हेल्थ आल्सो। सो वन एस्पेक्ट इज मिलेट एंड अदर थिंग इज खाने को बार बार गर्म नहीं करना है। उतना ही बनाएं जितना एक वक्त में खाया जाता है। उसको रेफ्रिजरेटर में रखना, फिर निकालना, फिर दोबारा से गर्म कर लेना। उसमें मे बी हमारा शायद पेट तो भर रहा है, बट हमें को उतना फायदा नहीं होगा उस खाने का। एंड अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कितना खाना है। जो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे
सो बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है कि पेट से सिग्नल चला जाता है ब्रेन में कि अब और आवश्यकता नहीं है। जीभ है जो हमारी एक सेंसेस है, ग्रीड है खाने की, और एक्स्ट्रा खा लेते हैं। और फिर खाने के बाद स्वीडिश गुलाब जामुन के बाद आइसक्रीम, और वो सब हमें पता है अंदर से सिग्नल आ चुका है कि वो ठीक नहीं है, बट कहीं हमें एक जो ग्रीड है खाने की वो हमें और खिला रही है। और कंटिन्यूसली कई साल हम जब हम ऐसे करते हैं, अपनी बॉडी को अब्यूज करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली मोटापा आता है और डायबिटीज लिंक्ड है प्रॉब्लम्स। एंड ऑफ कोर्स बड़ा क्लोजली लिंक्ड है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो मॉडर्न लिविंग है, इतने गैजेट्स मशीन्स हैं हमारी हेल्प के लिए कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। एंड जो शरीर है वो बहुत उतना जितना हम खाते हैं पर उतना पचाने के लिए और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो सारी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसकी वजह से भी वो सारा अंदर जमा हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं हफ्ते में लगभग 5 दिन हमें एक अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए। व्हेन वी से गुड एक्सरसाइज, दैट मींस 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए, इतनी मेहनत लगे। और इट शुड बी मिक्स ऑफ yogic exercises as well as some kind of jogging, bending, stretching, weights। तो ये सब का मिक्स कुछ हमें करना चाहिए ताकि शरीर जो है सारा चुस्त रहे, सारे जॉइंट्स मूव हो जाएं। और स्पाइन की एक्सरसाइजेस, स्पेशली नेक की एक्सरसाइजेस, ये सब इंक्लूड करना चाहिए डेली रूटीन में। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट वुड बी सम काइंड ऑफ फास्टिंग। सो फास्टिंग हमारी ट्रेडिशनल विजडम में बहुत डीपली इनग्रेन थी। उसको हमारी रिलीजन के साथ जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बट कुछ लोग शायद इसको भी नहीं समझते हैं, वो चीजें भूल चुके हैं, या उसको यू नो लाइक कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई शनिवार का रख रहा है, कोई पूर्णिमा पे रख रहा है। तो एक सिस्टम बना हुआ था कि फास्टिंग करें। सो रेगुलर फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। उसमें बॉडी की क्लींजिंग होती है, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसको भी रेस्ट की जरूरत है, राइट। जैसे हम शरीर के लिए हम सोते हैं, रात को रेस्ट करते हैं, तो हमारी जो पाचन की जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको भी रेस्ट चाहिए बीच में। सो फास्टिंग गिव्स इट रेस्ट। कंटिन्यूसली बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना इज नॉट ऑब्वियसली गुड, एंड टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं बॉडी में। फास्टिंग से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। बट फास्टिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं कैसे करनी है। लाइक वी कैन फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड जूसेस, राइट। सो उसमें क्या है कि बॉडी को फ्रूट्स को और जूसेस को पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को पचाने के लिए। बट फ्रूट्स एंड जूसेस आर वेरी दे आर वेरी इजी। उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करना होता है, पचाने के लिए मेहनत नहीं है। So fasting can be on water and fruits and juices and things like that, and avoid other things. और हमारी डाइट में नमक भी बहुत ज्यादा है। जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारी इंडियन डाइट है, और उसमें स्पाइसेस का, अचारों का और इस तरह का सेवन, अगर हम देखें एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन डाइट में नमक का सेवन बहुत ज्यादा है। और नमक एक हाई, टू मच ऑफ सॉल्ट। और फास्टिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सॉल्ट इनटेक ऑल्सो। तो कई तरह के फास्ट हैं जिसमें नमक नहीं खाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। This is excellent, so it's nice to hear how comprehensively आपने किस तरह से पूरा एक पूरे एस्पेक्ट्स कवर किए, जिसके अंदर आपने बताया कि क्या खाना चाहिए, उसके अंदर बैलेंस चाहिए, कितना खाना है उसके अंदर बैलेंस चाहिए, कैसे खाना है उसके अंदर भी बैलेंस चाहिए। तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने बताई कि मिलेट्स जो है, अनाज में मिलेट्स का इंट्रोडक्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस विद मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज वो एंशिएंट ग्रेन्स हैं जिनको हम भूल चुके हैं। और जहां तक बात है कि हमारे जो व्हीट और राइस है वो भी शायद बदल चुके हैं। पहले वो जो अनाज मिलता था, जो असली व्हीट और राइस मिलता था, वो भी अब नहीं मिलता है, वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है। सो इट इज बेटर कि हम अपने जो ये एंशिएंट ग्रेन्स हैं, जो ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट है और कई तरह के मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट्स आती हैं,
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया और मेरे हिसाब से काफी यूजफुल टिप होगी ये सभी लोगों के लिए। और एक्सरसाइज जो आपने बताया वो भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग कई बार ये कहते हैं कि ठीक है मैं डाइट तो ले रहा हूँ, मैं सही डाइट ले रहा हूँ, बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्योंकि आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसमें उतनी फिजिकल वर्क नहीं हो पाता, सो अपने वो एस्पेक्ट जो रखा वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड नॉट इग्नोर। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डॉक्टर मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा, खासकर जो मिडिल एज्ड हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स ये होनी शुरू हो गई हैं, और जो ओल्ड एज है उनमें तो है ही, बिकॉज वो भी आई थिंक पिछले 20 साल से इस तरह का अनाज, इस तरह की प्रोसेस चीजें और रिफाइंड चीजें खा चुके हैं वो भी 10-20 साल में, कि वो अब वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां एज तो फैक्टर है ही, साथ में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मिडिल एज में भी कई लोग इस तरह की, इवन मिडिल एज में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो पेशेंट है उसका तो चैलेंज रहता ही है खुद का ही, कि कैसे वो अपने आप को ठीक रखे और चलता फिरता रहे, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं। और उसी तरह से जो फैमिली है उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जैसे अगर बेड रिडन हो जाए पेशेंट या वो अपना दिनचर्या भी ना ढंग से कर पाए, तो इवन फैमिली जो केयर गिवर है फैमिली में, उसके अंदर भी उनको भी काफी ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उस केस में कैंसर, जैसे कैंसर तो बहुत ज्यादा कॉमन हो ही गया है ऑलरेडी, हर एक परिवार में आजकल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर साहब आपके एक्सपीरियंस से आप क्या आप रिकमेंडेशन देंगे केयर गिवर्स को, फैमिली मेंबर्स को जिनके यहाँ ऐसे पेशेंट्स हैं, या पेशेंट्स जो कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? और साथ ही आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरह का ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं? बहुत आपने बिल्कुल सही बताया कि कैंसर तो बहुत ही कॉमन हो गया है और लगभग हर फैमिली में केस है, इतना कॉमन है आजकल की डेट में जो कैंसर के जो इंसिडेंट्स है। एंड कैंसर जब होता है डायग्नोज तो इट कम्स एज अ शॉक टू द होल फैमिली, और इट्स लाइक जैसे डेथ सेंटेंस मिल गया हो, इसका नाम सुन के एकदम से डर लगता है सबको। और ट्रीटमेंट्स, कई तरह के ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्टेज में है पेशेंट, और अपने काम पे जाना मुश्किल हो सकता है पेशेंट्स को, बिकॉज ट्रीटमेंट के लिए काफी हमें अपनी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और केयर गिवर्स को भी अपना काम छोड़ना पड़ सकता है काफी दिनों के लिए। सो एक बहुत स्ट्रेसफुल एक इवेंट हो जाती है कैंसर का होना। एंड सो एक स्ट्रेस वाला फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्ट्रेस ना सिर्फ पेशेंट पे है, पर स्ट्रेस उसकी सारी फैमिली पे और केयर गिवर्स पे भी है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट गोज हैंड इन हैंड विद द ट्रीटमेंट। सो एक तो फिजिकल बॉडी का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट तो है ही है, जिसमें कि किसी तरह की टेस्टिंग होनी है, कोई सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कई तरह की और जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं। पर साथ साथ जो है, स्पेशली हम अपने पेशेंट्स को क्वांटम क्लिनिक के थ्रू भी, सो वी हैव अवर ग्रुप ऑफ हीलर्स विद अस जो कि पर्सनल सेशंस लेते हैं, और सो वी हैव अ 90-day प्रोग्राम जिसमें मल्टीपल टाइम सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, बार बार चीजें रीइंफोर्स की जाती हैं। And so stress management comes hand in hand. So stress management is for the patient as well as for the family members, जो भी ये करना चाहें तो इन प्रोग्राम्स में इनरोल कर सकते हैं, या अपने इंडिविजुअल सेशंस वैसे भी कर सकते हैं। और इसमें ये सिखाया जाता है कि एक तो हम अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करें, बिकॉज ये देखा गया है कि कई बीमारियों की और स्पेशली कैंसर्स की भी जो जड़ें हैं वो रिलेशनशिप्स में भी हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी एक कारण है कैंसर होने का। और अल्टीमेटली नॉट ओनली लाइफस्टाइल, हेरिडिटरी एंड रॉन्ग ईटिंग, ये चीजें तो है ही हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड, बट एक स्ट्रेस एक बहुत मेन कारण है जिसपे कि शायद इतना ध्यान नहीं दिया जाता और उसको उतना ट्रीट भी नहीं किया जाता, क्योंकि अब एक इसकी स्ट्रेस की एक्सेप्टेंस हो गई है कि स्ट्रेस तो है ही है, हर किसी को है, और देखा जाए तो हर कोई बीमार भी है। देयर इज हार्डली एनीबडी जो परफेक्टली हेल्दी हो। जो हम अपरेंटली हेल्दी अपने आप को मानते हैं, पर अगर हम डीपली देखेंगे तो हम सारे, एवरीबडी इज सिक।
क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ एक डीप स्ट्रेस है बॉडी में और जो लाइफ में जो परेशान कर रहा है, तो पूरी तरह से स्वस्थ तो कोई भी नहीं है, राइट? सो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वी हैव टू गो डीप, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। उसको डील करना एक बहुत ही जरूरी है। हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं है, हमारे पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, विद चिल्ड्रन, विद फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, कि मेरे में ये अभाव है, मैं ये कर नहीं सकता। और कई तरह की सम काइंड ऑफ जेलसी, ग्रीड हमने लेके रखी हुई है। और कई ऐसे जो हमारी पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बचपन में कुछ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकती हैं जिनका बहुत डीप इम्पैक्ट है, स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। सो उन चीजों का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एंड दे कॉज स्ट्रेस। एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकते हैं, विच इज अगेन लैक ऑफ सक्सेस हो सकती है, नो, somebody is not successful, somebody is not, या जो हम करना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें अंदर से हमें हर्ट करती रहती हैं। तो हमें व्हेन वी ट्रीट पेशेंट, साथ साथ इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्ट्रेस को निकालने के जो है, कम करने के जो है, मैनेज कैसे करना है, देखो वी कैन नॉट एलिमिनेट टोटली, वी कैन मैनेज इट। एंड हाउ टू मैनेज इट, दैट इज बाय इंट्रोस्पेक्शन, फाइंडिंग आउट कि क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, क्या चीज मुझे परेशान कर रही है, फिर उसके उन चीजों को रिलीज करना है। सो देयर आर वेज टू रिलीज, टू रिलैक्स सेल्फ। रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन, योगा, ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स हैं। एवरीबडी शुड मेडिटेट, बिकॉज सॉल्यूशंस जो हैं हमें मेडिटेशन में आते हैं हमारे मन में। You know, that inspiration, that guidance comes through meditation. So sitting in meditation is very important. ये हर किसी को के लिए जरूरी है, करना चाहिए ये। और commonly everybody would say कि meditation होते नहीं है, ध्यान लगता नहीं है। लगे ना लगे, बैठे जरूर, that is important, because कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ परसेंट तो हमें कुछ गेन होगा अगर हम कुछ समय जो है बाकी चीजों से ध्यान हटा के कहीं शांति से बैठेंगे, तो कुछ फायदा होगा, उसका इंस्पिरेशन आएगी एटलीस्ट। और देन फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा टूल है। बहुत सी चीजें जो हैं हमने अपने मन में रखी हुई हैं, बहुत पुरानी घटनाएं, इवेंट्स जो हमारे साथ हो रखी हैं, उनको कई बार हम ये कह देते हैं कि मैं तो तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना। वो एक वचन दे देते हैं कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं, और वो क्या कर रही है, वो चीज हमें ही हर्ट कर रही है, हमें बीमार कर रही है। बिलीव मी, अगर हम उस व्यक्ति को माफ कर देंगे तो हमारा मन इतना हल्का होगा, सारा बोझ हट जाएगा, विल फील लॉट लाइटर एंड हेल्दियर। इसका हेल्थ से बहुत गहरा लिंक है। सो फॉरगिवनेस का जो एक आर्ट है, जो उसको सीखना चाहिए हमें कि कैसे माफ करना है। ये माफी करने में हमारा ही बहुत फायदा है, हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलेगी इसमें। सो माफ करना हमें सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। एंड अदर वेज कैन बी लेटिंग गो, यू नो, माफ करना, भूल जाना, जाने देना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस, सरेंडर। यू नो, समटाइम्स क्या है, चीजें अपने आप ठीक होती हैं समय से, बट एक्सेप्ट, कई बार हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम बदल तो नहीं सकते हैं, बट उनको हम मान भी नहीं रहे हैं, और उससे हम अपने मन में उसके साथ एक लड़ाई करते रहते हैं निरंतर, जो कि हमें अगेन हमारा स्ट्रेस बढ़ा रही है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है, हमें बीमार कर रही है। सो लेटिंग गो, एक्सेप्टिंग, सरेंडरिंग आर अदर वेज ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स, विच इज अगेन वेरी हेल्पफुल। सो एज ह्यूमंस हम कई चीजों को नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट? सो देयर एक्सेप्टेंस हेल्प्स अ लॉट, and surrender to Almighty, surrender to the higher power, and that faith that we are being looked after, we are protected, so that also helps, right? So ये stress management बहुत जरूरी है। and quantum clinic में हमारी healers हैं, निम्रत madam and Oshan, so they help us in taking sessions, personal sessions with patients,
और साउंड हीलिंग सेशंस हैं, वो भी हेल्प करते हैं. साउंड हैज लॉट ऑफ साउंड वेव्स कैन bring changes in our cells. So कई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें ये प्रूफ हुआ है. बट ऑब्वियसली क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में ये चीजें आजकल नहीं यूज हो रही हैं. बट आई फील आने वाले समय में इन चीजों पे जब ये रिसर्च और गहरी होगी तो साउंड हीलिंग और इनका जो फायदा है वो भी सामने आएगा और ज्यादातर लोग इसको फिर अपना पाएंगे. अभी इसकी इतनी नॉलेज नहीं है डॉक्टर्स को और वो तो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है. बट साउंड एज अ टूल टू हील फ्यूचर में मे बी आफ्टर फ्यू डिकेड्स एक मेजर एक तरीका हो सकता है ये ट्रीटमेंट का. बजाय कि हम टॉक्सिक दवाइयां और वो इस्तेमाल करें, साउंड से भी हीलिंग हो पाएगी. एनर्जी हीलिंग जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है, जो प्राणिक हीलिंग, रेकी और एक जो लाइट है या एनर्जी है, दैट इज, देखो अल्टीमेटली वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी. वी आर कंडेंस्ड. जो मैटर है, जो शरीर है सॉलिड, वो एक एनर्जी का ही बना हुआ है ना अल्टीमेटली. all matter is ultimately matter and energy are interchangeable, so we are condensed energy basically. so energy कैसे हमारे शरीर पे प्रभाव करती है, इसको भी हमें और सीखना और गहराई में जाना चाहिए. एंड द पावर ऑफ थॉट, हम अपने ऑटो सजेशन से, अपनी विल पावर से, अपनी थॉट प्रोसेस से भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है कि हम क्लिनिक में बैठ के पेशेंट को बोलें कि आप सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस से अपने आप को ठीक कर लो. वो आज की जो प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है हमारे डॉक्टर्स का भी और हमारे पेशेंट्स का भी, इट इज नॉट यूजुअली पॉसिबल. सो फेथ हीलिंग और अपनी विल पावर से हील कर लेना या सिर्फ थॉट प्रोसेस से हील कर लेना, ये बहुत कम लोगों के लिए संभव है जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप को कर सकते हैं. बट इन जनरल पॉपुलेशन को हम सबको कहें कि जाके अपने विल पावर से ठीक कर लो, वो इस समय मतलब तर्क संगत नहीं है. सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स. दवाइयां भी जरूरी हैं और मॉडर्न मेडिसिन से जितनी लाइव्स हम बचा पा रहे हैं इतना और किसी टेक्निक से नहीं हम कर सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम. एंटीबायोटिक से कितनी बीमारियां, मलेरिया का ट्रीटमेंट, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो है वो मॉडर्न मेडिसिन से ही संभव हुआ है. उसके लिए हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव दवाइयां नहीं है. और बट एट द सेम टाइम मॉडर्न मेडिसिन लाइफ बढ़ा सकती है पर हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, राइट? सो it adds years to life but not life to years. So to add life to the years we get with modern medicine, we need more of relaxation, stress management, good relationships and spirituality. And जब तक हम spirituality से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ और खुश तो कभी भी नहीं हो सकते. So इसलिए जो integrative medicine की जो approach है उसमें शरीर के साथ साथ मन, आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करना है. इसलिए आई रिकमेंड ऑल दिस लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन, ईश्वर के साथ जुड़ना, अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना, और उसी से हमें पूरी तरह से स्वस्थ जो है वो हासिल हो सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब. एक बात तो क्लियर है कि जब व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे अभी तो ये तो श्योर है कि वो शॉक हो जाएंगे कि एक डॉक्टर के मुंह से ये चीजें सुनने को मिल रही हैं जहां पर हम लोग माइंड, बॉडी और सोल की बात कर रहे हैं. बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि कभी ऐसी बात इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतना कंप्लीट मैंने किसी डॉक्टर से नहीं सुना, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू. सो ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि जिस तरीके से आपने एक कंप्लीट होलिस्टिक जो एक अप्रोच है वो आप लेके चल रहे हैं. आपने इसका ये जो सेंटर, जो आपने क्वांटम क्लिनिक जो सेंटर खोला है, ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा. और बाकी डॉक्टर्स, बिकॉज आप खुद डॉक्टर हैं तो उससे भी एक थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल देखिए जरूर आता है. बिकॉज अगर मैं ऐसा क्लिनिक खोलूंगा तो वो एक मेरे लिए, मेरा एक्सपीरियंस एक अलग लेवल से शुरू होता है, आपका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग लेवल से शुरू होता है एज ए प्रैक्टिशनर. सो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अप्रोच है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये इनिशिएटिव लेने के लिए, जिससे मुझे ये उम्मीद है कि बाकी डॉक्टर्स को भी ये इससे इंस्पिरेशन मिलेगी
और हॉस्पिटल्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी, जो कि अभी शायद सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, तो उनको भी शायद ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि शायद दूसरे एस्पेक्ट भी उनको एक साथ लेके चलने चाहिए। और जैसे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स इसके इस तरह से आई थिंक सोचना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव हेल्थ के हिसाब से सामने आएगा। डॉक्टर सचिन, आपने जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हमें नॉलेज दी आज हेल्थ के बारे में, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस सारी चीज के पीछे आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, क्या रही है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन? प्लीज उसके बारे में जरूर बताइए हमें। Yeah, it's good you asked this question. So, look, I am डॉक्टर तो मैं हूँ और एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, और एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हम लाइफ और डेथ को बहुत क्लोजली देखते हैं। एंड सो इसके साथ मैं स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हूँ। सो आई एम फॉलोइंग श्री श्री परमहंस योगानंद जी, एंड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके साथ जुड़ा हूँ। और सो हमारे गुरु जी की बहुत बुक्स हैं, लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इज अ वेरी फेमस बुक इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। एंड सो उनकी टीचिंग्स जो हैं बहुत साइंटिफिक हैं, उसमें बहुत डेप्थ में ये चीजें कवर की गई हैं कि कैसे हमारी जो है फिजिकल बॉडी और मन और जो आत्मा की जो सारी अवस्था है, उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। एंड सो अपनी खुद की प्रैक्टिस में मैंने जब ये टीचिंग्स अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इसका हमारे लाइफ में बहुत योगदान है, कि हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए इन टीचिंग्स को। एंड सो अबाउट मेटाफिजिकल मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, रोल ऑफ विल पावर, एनर्जी हीलिंग, एंड कैसे हमारा जो सो वी हैव अ एस्ट्रल बॉडी एंड चक्रा सिस्टम through which all this energy is getting distributed, और कैसे जब ये एनर्जी फ्लो में ब्लॉक्स आते हैं तो बीमारियां हमारे वेरियस ऑर्गन्स में जो है बीमारियां पैदा होती हैं। सो ये चीजें काफी विस्तार से लिखी हुई हैं उन्होंने। एंड सो सिंस आई फॉलो हिम, तो उनकी टीचिंग्स को आई एम ट्राइंग की अपनी जो है प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में उनको मैं इस्तेमाल कर सकूं। और इसी इंडेवर में I am working and trying to combine and integrate modern medicine with all the spiritual wisdom and energy healing along with this. और कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट इसमें बहुत काम अभी करना बाकी है कि जब सब डॉक्टर्स भी इस बात को माने और पेशेंट्स भी माने। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पेशेंट्स भी इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लोग इजिली अपनाते हैं। लाइक जो शुगर के लिए जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं, कह रहे वो एक टैबलेट लेना पसंद करेंगे, आधा घंटा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करेंगे। सो एक बहुत हमें इसमें एक बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आने की जरूरत है। सो टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी बट वी हैव अ माइंड एंड वी हैव अ सोल is very critical to this understanding of how to live a healthy life and a happy life, right? जी, thank you for sharing, doctor. मैंने भी वो किताब पढ़ी है और definitely it is a life changing book and I strongly recommend all our viewers to kind of grab a copy. आप जरूर उस किताब को पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। बहुत बढ़िया किताब है, उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है बुक का। इनफैक्ट वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसका अनुवाद हुआ है, सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से डिटेल में और काफी अच्छी तरह से आपने ये समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इससे एक नए तरीके से सोचने का जरूर मौका मिलेगा। जो कि चाहे कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होके सोचते हैं कि शायद हम लोग ठीक रहेंगे जिंदगी भर, और या कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ डाइट लेके मेरा काम चल जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ अच्छा योगा करता हूँ, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरा जीवन अच्छा निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच जो है हेल्थ का, वो आज मेरे हिसाब से इस टॉक के थ्रू, आपके सेशन के थ्रू हमें जानने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन, समय निकालने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू।